YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए श्रोताओं, आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं राजकुमारी वेला का विवाह और उसके लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान की कठोर शर्तें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उनके 13 रानियां थी, जिनमें से रानी संयुक्ता बहुत सुंदर रानी थी और राजकुमारी वेला उनकी एक रानी। उन 13 रानियों में से उनकी जो रानी अगवा थी, उसकी पुत्री थी राजकुमारी वेला। तो देखिए, एक दिन वो अगवा अपने पति पृथ्वीराज चौहान से कहने लगी कि सुनिए, हमारी पुत्री जवान हो चुकी है, अब उसके लिए एक वर उसके योग्य हो देख दीजिए। तो देखिए, महाराज पृथ्वीराज चौहान अपने पुत्र ताहर को और उसके साथ 4 साथी और एक पंडित को भेज देते हैं, क्योंकि दोस्तों, राजाओं की प्राचीन रीति रिवाज होते थे, उनके अनुसार ही वो कार्य करते थे। तो सुनिए, उनके साथ में 80 हाथी, 60,000 पालकी और 1,000 घोड़े और 3 लाख का सामान टीका स्वीकार करने वाले को देने के लिए तय किया था। यानी कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए ये इतना सामान था। तो श्रोताओं, एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, पहला युद्ध तो द्वार पर होगा, यानी दूल्हा जब द्वार पर आएगा तो उससे पहला युद्ध होगा, और इसके बाद मंडप में भावर पड़ते समय युद्ध लड़ा जाएगा। यानी कि दूसरा युद्ध जब दूल्हा मंडप में बैठा हुआ होगा तब करा जाएगा, और भावर के बाद कलेवा यानी कि नाश्ता करने को दूल्हा अकेला ही अंदर जाएगा और वहां उसका सिर काट लिया जाएगा। लड़के में हिम्मत हो तो स्वयं को बचा लेगा, अन्यथा मारा जाएगा। इस तरह का पत्र महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र ताहर को लिखा था। तो पुत्र ताहर टीके का सामान लेकर के कई राजाओं के पास गया, लेकिन किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस टीके को कौन स्वीकार करे जो मारा ही जाए। किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया। 4 माह तक घूमकर कोई दूल्हा नहीं मिला। तो देखिए श्रोताओं, फिर ये लोग उरई नरेश माहिल के घर गए। माहिल ने समस्या सुनी तो सलाह तुरंत दी। कन्नौज के राजा अजयपाल के पुत्र रतिभान और उनके पुत्र लाखन का तिलक कर दो, वह सब प्रकार से योग्य है। बस महोबा मत जाना, क्योंकि बनाफर गोत्र राजपूतों से नीचा होता है। इस तरह से मामा माहिल ने, क्योंकि बनाफलों का मामा लगता था, तो उस माहिल ने उस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ताहर को सलाह दी। तो देखिए, ताहर रिश्ता लेकर के कन्नौज भी पहुंचा, परंतु अजयपाल के पुत्र रतिभान ने टीका स्वीकार नहीं किया। वे माहिल के पास लौट रहे थे, फिर से माहिल के पास लौट ही रहे थे। तो देखिए श्रोताओं, रास्ते में मलखान मिल गए। जब उन्होंने बताया कि 4 महीने से घूमते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बना, तो मलखान ने महोबा चलकर राजा परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को टीका चढ़ाने का नियंत्रण दिया। तो देखिए, ताहर जब सब जगह से निराश हो गया, अंततः महोबा चला गया। मलखान ने ताहर की ओर से वकालत की। राजा परिमाल ने साफ मना कर दिया कि मलखान ने अधिक जोर दिया, तो परिमाल ने उसे रानी मल्हाना से स्वीकृति लेने को कहा।
क्योंकि राजा परमाल ने अपने पुत्र को टीका करने के लिए मना कर दिया, टीका स्वीकार करने के लिए। तो मल्हना भी, उसने भी असहमति जताई। रानी मल्हना थी, उसने भी असहमति जता दी। भला पुत्र की जान की कीमत पर बहू पाने की इच्छा किसी मां की कैसे हो सकती है। तो मल्हना भी इस बात से नाराज हो गई। तो देखिए, जब ये बातें चल ही रही थी तो उस जगह पर ऊदल आ जाते हैं, और जब टीका स्वीकार करने या ना स्वीकार करने की बात चली तो ऊदल सब समझ जाते हैं, और ऊदल कहते हैं कि टीका लौटाना तो हमारी शान के खिलाफ है। तो देखिए, रानी मल्हना ने भी, उसने सोचा कि अब ये नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने भी स्वीकृति दे दी अपनी अंततः। और राजा परमाल ने भी बच्चों की इतनी जबरन देख करके उसने भी हां कर दी। तो श्रोताओं, जब उसने हां कर दी तो इधर माहिल चुप कैसे रह सकता है। माहिल को जब ये बात पता चली तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास में माहिल दिल्ली जाता है और वहां पर चुगली करके आता है। तो देखिए, वह क्या चुगली करता है। वह पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि सुनिए महाराज, ये बनाफल गोत्र चौहानों से नीचा होता है, आप ये विवाह स्वीकार ना कीजिए कृपया। ये बनाफल नीचे हैं आपसे, और यदि ऐसा हुआ तो चौहानों की तो नाक कट जाएगी। इस तरह से वो पृथ्वीराज चौहान को भर रहा था। तो उसने एक सलाह दी कि सुनिए महाराज पृथ्वीराज चौहान, मैं एक काम करता हूं, मैं उनका मामा हूं, क्यों ना मैं उस ब्रह्मानंद को मेरे साथ अकेले लेकर के आता हूं, और तुम उसे मार देना और कह देना कि हमारी यही रीति रिवाज है। जब इस तरह से कहा उसने, तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, और माहिल वापस महोबा आ जाता है और अपनी बहन मल्हना को सब कुछ बताता है। तो देखिए श्रोताओं, इधर हम तहार पर चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र पर। तहार चौड़ा पंडित, भाई नाई, भाट और नेगी, सबकी आंखें प्रसन्न हो गई, अश्रु आने लगे उस सुंदरता को देख करके, क्योंकि महोबा में इतना सुंदर सजाया गया था नेगी करने के लिए, नेक कहते हैं उसे, यानी टीका स्वीकार करने के लिए। तो देखिए श्रोताओं, माहिल अपनी बहन मल्हना के पास पहुंच जाता है और मल्हना से कहता है कि चौहानों का एक रिवाज है कि दूल्हे को पहले अकेले ही जाना पड़ता है। तो देखिए, विवाह से पहले ही और सब कार्य होने से पहले ही माहिल अपनी बहन को जैसे तैसे मूर्ख बना करके और अपने भांजे ब्रह्मानंद को अपने साथ ले जाता है। ये बात मलखान को पता चल जाता है और मलखान सुलीखे को उसके पीछे भेज देता है और उससे कहता है कि सुनो, तुम्हें माहिल को पकड़ करके लेके आना है, क्योंकि उन्हें सब पता था कि माहिल कोई गलत कार्य करने वाला है। तो देखिए श्रोताओं, सुलीखे माहिल को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर के सिरसा के फाटक पर बांध दिया जाता है। अब तो देखिए, आला उदल और राजा परमाल सभी बारात लेकर के चल देते हैं और सिरसा से होते हुए मलखान की भी सेना आ जाती है और माहिल को मुक्त करवा के बारात में साथ ले लिया और चल देते हैं बारात के साथ में। तो देखिए श्रोताओं,
दिल्ली से 5 कोस पहले बारात ने अपना डेरा डाल दिया और आला ने रूपनवारी को बुलाया और उससे कहा, और उसने उसे एक पत्र दे दिया। तो देखिए, रूपनवारी पहुंच जाता है दिल्ली और द्वारपाल वहां पर उसे मिल जाता है और द्वारपाल उस पत्र को उसे दे देता है और कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए बारात पहुंच चुकी है, इसका संदेश लेकर के आया हूं और मेरा नेक जल्दी से दिलवा दो। तो सुनिए, तुरंत द्वारपाल महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास में जाता है और उन्हें सब बता देता है। उस पत्र में यह भी लिखा था कि नेग में रूपनवारी ने तलवार मांगी है। अब तो श्रोताओं देखिए कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुनो, रूपनवारी का नेग तलवारों से दिया जाए, यानी उसका स्वागत तलवारों से किया जाए, क्योंकि उसने रूपनवारी ने तलवार ही मांगी थी। तो उसे 2000 क्षत्रियों ने घेर लिया और उसने 3 घंटे तक अकेले ने खूब युद्ध किया और अंत में जैसे तैसे अपने घोड़े पर बैठ करके और वापस आला उदल के पास में आ जाता है और आला उदल से कहता है कि बड़ी मुश्किल से बच करके आया हूं, 2000 क्षत्रियों ने घेर लिया था। तो इधर माहिल कहता है कि मैं जाता हूं पृथ्वीराज चौहान के पास में और पृथ्वीराज चौहान से बात करता हूं कि जल्दी से द्वार के नेगाचार करके भावरी डलवा दे। तो देखिए, माहिल अपनी लीली घोड़ी पर सवार होकर के और पृथ्वीराज चौहान के पास में चल देता है, क्योंकि माहिल तो लड़वाने मरवाने के लिए ही बना हुआ था। वो चाहता यही था कि सभी मर जाएं, लेकिन पहुंच जाता है तो उसका स्वागत किया और चौकी पर बैठाया। तो पृथ्वीराज चौहान कहने लगे कि किस लिए आए हो? कि सुनो, क्यों ना एक काम किया जाए, इन बनाफलों को समाप्त कर दिया जाए। सुनो, तुम शरबत में और विष मिलवा दो और बारात का स्वागत करने के लिए उस शरबत को भिजवा दो और उसमें विष मिलवा दो। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने मामा माहिल की बात मान ली और श्रोताओं, उस शरबत में विष मिलवा दिया गया और उसे राजा परमाल के पास रख दिया गया। अपने बेटे सूरज और नेगी और कर्मचारी आदि कुछ भेज दिए उसने उस शरबत को लेकर के। तो देखिए, परमाल अपने लड़कों से कहने लगे कि सुनो, इसे बारातियों में बांट दो। तो जैसे ही कहने लगे तो पहले छींक हुई, तो राजा सोचने लगे कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने ढेवा को बुला लिया और ढेवा से कहने लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। तो ढेवा ने कहा कि इसमें विषैला पदार्थ मिला हुआ है, ये विष है, ये शरबत नहीं है, इसमें विष मिला दिया गया है। तो देखिए, किसी ने भी वो शरबत नहीं पिया और आला ने उस शरबत को एक कुत्ते को पिला करके देखा तो कुत्ता एक पल में ही मर गया श्रोताओं। और वहां से पृथ्वीराज चौहान के बेटे सूरज और सभी कर्मचारी भाग जाते हैं अपनी जान बचा करके। तो देखिए, माहिल भी अपना समाचार सुनने के लिए वहीं रुका हुआ था। उसने सोचा कि जरूर ये काम सफल होगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसने दूसरी तरकीब सुझाई। उसने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि फाटक के बाहर एक ऊंचा खंभा गाड़कर उस पर एक कलश टांग दो, नीचे 2 हाथी खड़े कर दो। महोबा वाले जब द्वार पर आए तो उनसे कहो कि हमारा रिवाज है कि पहले इस कलश को उतारना पड़ेगा, फिर फाटक में प्रवेश करना होगा। हाथियों को बताओ कि जो खंभे पर चढ़े उसे उठाकर पटक दे, क्योंकि पहले जमाने में घोड़े, हाथी आदि सभी समझदार होते थे। पृथ्वीराज ने माहिल की बात फिर से मान ली और श्रोताओं,
ऐसा ही प्रबंध कर दिया गया। सब कुछ माहिल की योजना अनुसार ही हो रहा था। एक एक हाथी पर, उधर बारातियों में एक एक हाथी पर चार चार लड़ाके बैठ गई और तोपें सज गई। घुड़सवार तैयार हो गए। ब्रह्मानंद के पालकी के बाएं उदल और दाएं वीर मलखान अपने अपने घोड़ों पर चल रहे थे। पीछे वाली पालकी में राजा परमाल और साथ में आला चले। द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर दो हाथी खड़े हुए थे। लड़का पक्ष वालों को शर्त बताई गई। हाथी हराकर कलश उतारोगे तभी मंडप में प्रवेश होगा। इस तरह से उन्होंने सब बता दिया। पृथ्वीराज समझ रहे थे कि महुआ वालों की शान अब धूल में मिल जाएगी, लेकिन उन्हें कहां मालूम था कि कलयुग में ये पांडवों के अवतार हैं। ऊदल तो भीम हैं और श्रोताओं मलखान सहदेव, और जिसे दूल्हा बनाकर लाया गया है वह ब्रह्मानंद अर्जुन है। आला ही युधिष्ठिर है और लाखन नकुल है। पृथ्वीराज को तो यह भी नहीं मालूम था कि उसकी स्वयं की बेटी बेला भी द्रौपदी है। बारात दरवाजे पर पहुंची। चौहान ने अपनी शर्त बता दी। लेकिन श्रोताओं, अभी जो हमने ये बात बताई कि बेला द्रौपदी है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो बेला है ना, वो द्रौपदी का अवतार है। मलखान ने हाथी का दांत पकड़ा और घुमाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरे हाथी की सूंड पकड़ करके ऊदल ने हाथी को घुमाकर दूर फेंक दिया और बारात के मंडप में इस तरह से उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो देखिए कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, और यहां से आगे का भाग हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, तो अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।